13 में पोस्टिंग आया था तब से बहुत क्लोज एसोसिएशन है। आप सबको मैं सबसे पहले तो धन्यवाद बोलता हूँ कि आज के हमारे इस फंक्शन की जो शुरुआत हो रही है उसमें आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। आज उत्तराखंड के लिए और ख़ासकर उत्तरकाशी के लिए बहुत बड़ा दिन है कि हमारे साथ खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सर हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं और सर का जो मकसद यहाँ पे आने का है वो बड़ा क्लियर तरीके से आम आदमी कन्वे कर रही है, आम आदमी पार्टी कन्वे कर रही है कि जिस तरीके से दिल्ली जैसी जगह में पार्टी ने एक आंदोलन के बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करी और 12 साल में प्रूव करके दिखाए वो मुद्दे जो उत्तराखंड की आज मैं बोलूँगा सुलगते हुए सवाल बन गए हैं, जो कि जब हम उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था एक बड़े आंदोलन के बाद और उसके बाद उम्मीद करते थे, वो सारे के सारे कहीं फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया सर हमको हौसला भी दे रहे हैं और साथ में ये तो बड़ा क्लियर है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की आम आदमी पार्टी को एक पूरे सपोर्ट के साथ में आगे लेकर के चल रही है ताकि 2022 में हम चुनाव में लड़ करके और उसके बाद में जो उत्तराखंड की ज़रूरतें हैं, जो मुद्दे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जैसी जगह पे साबित करके दिखाए ग्राउंड पे, उन्हें कैसे पूरा करा जाएगा। आज सर के साथ में यहाँ पे जो बैठे हुए हैं मेरे बाई तरफ हैं कर्नल सुनील कोटनाला सर 5 गढ़वाल राइफल से हैं, इनके पिताजी भी गढ़वाल राइफल में थे। इन्होंने जोशीमठ में गढ़वाल स्काउट कमांड करी है और यहाँ पे हरसिल में ये कंपनी कमांडर रहे पहले। इनका उत्तरकाशी से उत्तराखंड से एक अलग रिलेशन है। सर के दाहिने तरफ राजीव चौधरी जी हैं, ये आम आदमी पार्टी का जो मेन जो कोर टीम है, जो कि उत्तराखंड में किस तरीके से टीम का संगठन होना चाहिए, किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। तो ये यहाँ के उप प्रभारी सह प्रभारी जो कि पिछले 1.5 साल से पार्टी को मजबूत कराने में अपनी मुख्य भूमिका निभा चुके हैं। राजीव के दाहिने तरफ हमारे उत्तराखंड की हमारी छोटी बहन और एक स्ट्रांग लेडी पुष्पा चौहान जी, फौजी परिवार में से हैं, शादी नहीं करी है इन्होंने। ये जो है मतलब उस तरीके की एक डायनामिक लेडी मानी जाती है जो पहाड़ जैसी जगह में बुलेट मोटरसाइकिल चलाती हैं। मेरा कन्वे करने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी वो वाली पार्टी है जिसमें कि लोग इस प्रकार के आ रहे हैं जो वाकई में उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए चिंतित हैं, जिनको वाकई में इच्छा है कि हमारे भविष्य में जो बच्चे हैं उनका कैसे भविष्य बने। आज इस अवसर पर मैं मनीष सिसोदिया सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप हम सबको एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बेस और हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल कोटियाल साहब। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। साथियों, मैं आज एक बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ आपके माध्यम से उत्तराखंड की जनता के लिए और विशेषकर गंगोत्री विधानसभा में रहने वाले लोगों के लिए, उत्तरकाशी में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी मैं लेकर आया हूं और आपके माध्यम से उसको जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। खुशखबरी यह है कि आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि गंगोत्री विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और उत्तराखंड के जन जन के दिल में बसे उत्तराखंड का हर व्यक्ति जिन पर गर्व करता है, कर्नल अजय कोटियाल जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से वो विधानसभा की उम्मीदवार होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से और गंगोत्री के लोगों के लिए, उत्तरकाशी के लोगों के लिए, गंगोत्री विधानसभा के लोगों के लिए कर्नल कोटियाल साहब का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ के बच्चे बच्चे के दिल से वो जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में एक बड़ा उत्साह भरा नाम, बहुत उत्साह भरता है जब उनका नाम आता है। एक भरोसा है युवाओं को नौकरी दिलवाने से लेकर आपदा के समय में कंधे से कंधा मिला के पूरे साहस के साथ पूरी टीम को लीड करने तक का काम कोटियाल साहब का यहाँ के लोगों ने देखा है। यहाँ के लोगों ने देखा है कि किस तरह से कोटियाल साहब जिस समय नेता भी नहीं थे, राजनीति में नहीं थे, जिस समय एमएलए नहीं, मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं, उस वक्त
उत्तराखंड के लोगों के लिए और विशेषकर इस गंगोत्री क्षेत्र के लोगों के लिए, उत्तरकाशी क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने जितना काम किया है, अपना पूरा जीवन लगाया है और जिस भाव से लगाया है, उस भाव के कारण मैंने खुद देखा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा है, हमारी पूरी टीम ने देखा है कि एक एक व्यक्ति के अंदर उनका बहुत सम्मान है। एक एक व्यक्ति उनको अपने दिल में बसा के रखता है। गंगोत्री विधानसभा के लोग हिस्टोरिकली कुछ अच्छा चाहते रहे हैं। उनके मन में रहा है कि चुनाव हो तो उनके लिए कुछ अच्छा हो, इसीलिए वो कभी बीजेपी से उम्मीद लगाते हैं, फिर 5 साल बाद बीजेपी का लगता है कि नहीं, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, फिर कांग्रेस से लगाते हैं, फिर 5 साल में देखते हैं कि अरे कांग्रेस वालों ने भी कुछ नहीं किया, फिर वापस बीजेपी की तरफ लौट के जाते हैं। तो ऐतिहासिक रूप से कभी कांग्रेस के ऊपर, कभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा कर करके दुखी होते रहे हैं और फिर दूसरे को चुनते रहे हैं। क्यों? क्योंकि विकल्प नहीं था। आज आम आदमी पार्टी लोगों के पास विकल्प है, क्योंकि बहुत शिद्दत से आम आदमी पार्टी पूरे उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है और गंगोत्री के विधानसभा के वोटर्स के पास तो एक बहुत बड़ा विकल्प है, जिसके सामने आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चेहरे हैं, उनकी पूरी जिंदगी, उनके साहस, उनकी कर्मठता, उनकी ईमानदारी, देश के लिए दी गई उनकी कुर्बानी, उस सब के सामने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलके भी छोटे पड़ जाते हैं। तो आज गंगोत्री के लोगों के लिए बहुत खुशखबरी का दिन है कि उनके वोट के लिए अभी तक जो वो प्रयोग करते रहे कि इसको वोट दिया, अच्छा नहीं किया उसने, फिर दूसरे को वोट दिया, फिर पहले को वोट दिया, फिर दूसरे को वोट दिया, अब उनके पास एक बहुत ऐसा विकल्प आ गया है जो क्रेडिबल है, जिसका उनके मन में सम्मान है और जिनका भरोसा है और जिसने कुछ नहीं रहते हुए इतना सब किया। तो गंगोत्री के लोगों के लिए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी खबर है ये, और मैं उनको बधाई देता हूँ कि आपके पास कर्नल कोटियाल साहब जैसा एक विकल्प है, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ उत्तराखंड की नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी एक मानक स्थापित करेगा आगे जाके। तो उनको एक बहुत अच्छा राजनीतिक विकल्प मिला है। गंगोत्री के साथ साथ मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि हमारे साथ में हमारी पुष्पा बहन बैठी हैं और तमाम लोग, आप जानते हैं किस तरह से उन्होंने उत्तराखंड को राज्य बनाने की लड़ाई, जिस सपने के साथ लड़ी थी, आज 20-21 साल बाद सब लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सब लोग महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस ने भी छला उन सपनों को और बीजेपी ने भी छला उन सपनों को। तो आज उत्तराखंड के लोग इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा बहन तो आम आदमी पार्टी की सक्रिय नेता हैं, लेकिन पुष्पा बहन जैसे न जाने कितने लोग जिन्होंने क्रांतिकारी बन के आंदोलन में हिस्सा लिया और जिन्होंने ऐसा चाहा 21 साल पहले कि हमारा राज्य बन जाए, तो ऐसे एमएलए, ऐसे मंत्री होंगे जो यहाँ के लिए सोचेंगे, यहाँ के लोगों के बारे में सोचेंगे, यहाँ के लोगों के नज़दीक होंगे, उनसे मिलजुल के काम कराया जा सकेगा, या वो यहाँ के लोगों से दिल का रिश्ता रखेंगे। नहीं रखा लोगों ने। तो उत्तराखंड में आज खासकर पहाड़ों में जो स्थिति है कि अगर मैं तो अखबारों में पढ़ता रहता हूँ, आप ही लोगों की खबरें जाती हैं, दिल्ली में बैठता हूँ तो, कि किस तरह से प्रसूता की मौत हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको कोई सवारी नहीं मिली, एम्बुलेंस तक नहीं मिली, कोई हॉस्पिटल नहीं है नज़दीक में। पढ़ाई का हिसाब किताब नहीं है, हायर एजुकेशन की तो बात छोड़ दीजिए, स्कूल नहीं है। और मैं खुद पटपड़गंज में जिस विधानसभा से आता हूँ, वहाँ पूरे उत्तराखंड से गंगोत्री तक से लोग बैठे हुए हैं। मैं जब कल यहाँ आ रहा था तो रास्ते में भी मिले लोग कि जी हम तो दिल्ली से ही हैं, हम तो अपने गांव आए थे, यहाँ पे दिल्ली में तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो उत्तराखंड के लोग जिस राजनीति का इंतजार कर रहे थे और जिस नेतृत्व का इंतजार कर रहे थे, वो गंगोत्री से मिल रहा है उनको गंगोत्री से ऐसा नेता मिल रहा है जो उत्तराखंड के बनने के सपने को, जो उस वक्त सपने देखे गए थे, वो पूरे हो सकते हैं। रोजगार से लेके, माइग्रेशन से लेके, इन सब समस्याओं का हल हो सकता है। व्यापार, अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही कहा है कि उत्तराखंड में आध्यात्मिक राजधानी बनने का पूरा पोटेंशियल है, लेकिन सरकारों ने काम नहीं किया। उत्तराखंड में पर्यटन राजधानी बनने का पूरा पोटेंशियल है, लेकिन सरकारों ने काम नहीं किया। सरकारें केवल अपने आप को रिच करती चली गई, सरकार में बैठे हुए लोग अपने आप को रिच करते चले गए और उत्तराखंड के लोग गरीब से गरीब होते चले गए। तो आज उत्तराखंड के लोगों के सामने एक ऐसा विकल्प है कि उनको गंगोत्री से एक नेता मिल रहा है, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हमारे कर्नल कोटियाल साहब
आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे। उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी घोषित किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। जिस उत्तराखंड की राजनीति में, उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड तो बनवा दिया, लेकिन आगे चल के उत्तराखंड की राजनीति में जिस कर्मठता, जिस साहस, जिस विजन की जरूरत थी, आज उनको यहां से मिल रहा है। आप सब जानते हैं कि, और हम सब जानते हैं देश में, कि पूरे देश को यह सौभाग्य प्राप्त है, पूरे देश में गंगोत्री को यह सौभाग्य प्राप्त है कि पवित्रता की बात जब होती है तो गंगा जल की बात होती है, और गंगा जल की जब बात होती है तो पवित्रता गंगोत्री से निकल के जाती है पूरे देश में। उत्तराखंड की राजनीति की पवित्रता, उत्तराखंड की राजनीति की ईमानदारी, उत्तराखंड की राजनीति में जो अब नई हवा चलेगी, उसकी गंगोत्री भी गंगोत्री विधानसभा बनेगी। तो गंगोत्री को भी यह सौभाग्य प्राप्त होगा, गंगोत्री के लोगों को भी, और हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि यहाँ से राजनीति की कैसा हवा चलेगी। आप सब जानते हैं हिस्टोरिकली भी कि उत्तराखंड की राजनीति गंगोत्री की सीट तय करती है। गंगोत्री से जो राजनीति चलती है वही पूरे उत्तराखंड में फैलती है। तो मैं गंगोत्री के विधानसभा के वोटर से भी अपील करूंगा कि आपके वोट में इस बार पूरे उत्तराखंड को एक ईमानदार राजनीति और एक कर्मठ, ईमानदार, जुझारू नेता, देशभक्त नेता मुख्यमंत्री देने का समय आया है आपके हिस्से में। उसको बहुत शिद्दत से निभाएं, और एक बार आप आम आदमी पार्टी पे भरोसा करके देखेंगे, आप एक बार कर्नल कोटियाल साहब पे भरोसा करके देखेंगे, तो हमारा दावा है कि फिर आपको अपना भरोसा कभी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली में ये हुआ है 3 बार से, एक बार लोगों ने वोट देके देखा, तो उसके दूसरी बार और तीसरी बार फिर लोगों को पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। यही उत्तराखंड में भी होगा। धन्यवाद। आपके कुछ प्रश्न हो तो उन पर बात करें। आप उत्तराखंड में किन किन मुद्दों को लेके चुनाव में जाएंगे? और एक मेरा कर्नल साहब से भी प्रश्न है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए गंगोत्री विधानसभा बहुत लंबा क्षेत्र है, क्या आप मुख्यमंत्री के प्रत्याशी इतने बड़े क्षेत्र में क्या प्रचार प्रसार कर पाएंगे, अपनी विधानसभा में समय दे पाएंगे? मुद्दे जहाँ तक आपने कहा, उत्तराखंड के मुद्दे उत्तराखंड के लोग अच्छे से समझते हैं, जानते हैं उनकी पीड़ा। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी उस पीड़ा से ही निकल के आया है और उसको समझता है, उसी पे काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी कई बार उत्तराखंड के दौरों पर ये ऐलान कर चुके हैं अलग अलग समय पे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद यहाँ पे बिजली सस्ती की जाएगी, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ पूरे के पूरे उत्तराखंड को कैसे शिक्षा का केंद्र और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। देश की नहीं बल्कि दुनिया की आध्यात्मिक राजनीति, ये देवभूमि है। तो ये तो मुद्दे हैं, और विजन यही है कि उत्तराखंड के लोगों को रोजगार ढूंढने के लिए, इलाज के लिए, शिक्षा के लिए उत्तराखंड से बाहर ना जाना पड़े, पहाड़ों से बाहर ना जाना पड़े, बल्कि देश भर के लोग देखें कि अब तो पहाड़ों में इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है। जैसे आप जानते हैं, कभी शेरवुड स्कूल, कभी दून स्कूल हुआ करते थे, क्यों नहीं हो सकते आज? आज तो समय आगे बढ़ा है। जब अंग्रेजों के समय में हो सकते तो हम तो आज़ाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारे समय तो हो ही सकते हैं। कोटियाल साहब उसकी बात का जवाब अच्छे से देंगे, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि चुनाव जो है वो जनता लड़ती है और जनता लड़वाती है। विस्तार कितना ही हो, जब लोगों के मन में विस्तार आ जाता है तो फिर दूरियां कम हो जाती हैं। समय कम है और मुद्दे ज्यादा, स्थानीय मुद्दे जो ज्यादा हैं, क्या आप उन मुद्दों को सब छू पाएंगे? बिल्कुल, काम तो करना ही है। जैसे 5 साल पहले, 7 साल हो गए अब तो दिल्ली में, 5 साल 7 साल पहले जब हम दिल्ली में काम करना शुरू किए थे तो लोग कहते थे क्या बात करते हो, कभी सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं, क्या बात करते हो, कभी 24 घंटे बिजली आ सकती है, क्या बात करते हो, कभी बिजली सस्ती भी हो सकती है। दिल्ली में तो समय काफी था कैंपेन करने का, उत्तराखंड में समय कम है। समय कैंपेन करने का कितना भी कम हो, लेकिन पीड़ा बहुत लंबी है लोगों की। सर एक चीज में कहूँगा भी, आपने कहा कि आध्यात्मिक राजधानी बनने की पूरी चिंता है उत्तराखंड, और ये केजरीवाल जी भी पहले कह चुके हैं। उत्तराखंड में अगर आय के स्रोत की हम बात करें तो सबसे बड़ा आय का स्रोत यहाँ शराब को माना जाता है। तो आध्यात्मिक राजधानी और शराब के बीच आपका नहीं, आध्यात्मिक राजधानी का शराब से कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्मिक राजधानी तो यहाँ बने तो लोग यहाँ पूरे देश और दुनिया से मन की शांति के लिए ढूंढने आए। आज की दुनिया में जितना तनाव है, आज की दुनिया में जितना उठापटक उहापोह है, उस सब में लोग अंदर की यात्रा करने आए, और उत्तराखंड ने वो दिया है, समय समय पे हिस्टोरिकली दिया है, और अब उसको बहुत वैज्ञानिक रूप से आगे दे सकता है। सर उत्तराखंड गंगोत्री से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और मुख्यमंत्री हो जाए, लेकिन अन्य सीटों पे, प्रदेश की अन्य सीटों पे कब तक प्रत्याशी घोषित होंगे? क्या पर्चा आपके पास ऐसे उम्मीदवारों की कमी लगती है प्रदेश में? नहीं, उम्मीदवार खूब है, लेकिन अभी उम्मीदवार सब मेहनत कर रहे हैं और कर रहे हैं, समय समय पे करेंगे।
कितनी सीटें आएगी? सर एक सवाल मेरा आपसे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और जब जनता देने पे आती है ना, काम करके भरोसा, काम पे भरोसा करती है। दिल्ली और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति वो भिन्न है, यहाँ पर कैसे विकास करेंगे आप? हर एक जगह की अपनी सीमाएं होती हैं और रोडें अच्छी है, यहाँ पे सड़कों की स्थिति उतनी अच्छी है नहीं, और काफ़ी दिक्कतें हैं ट्रांसपोर्ट को लेकर के चीज़ें। हर जगह की अपनी खूबियां होती हैं और कमजोरियां होती हैं। दिल्ली में तो आप देखें तो दिल्ली की जो सरकार है उसके पास तो अधिकार भी उतने नहीं है, ज़मीन नहीं है, पुलिस नहीं है। आज दिल्ली में ज़मीन की इतनी ज़बरदस्त कमी है, संसाधनों की बहुत कमी है। केंद्र सरकार से कभी दिल्ली सरकार को पैसा नहीं मिलता, 300 करोड़ रुपए मिलता है। तो वैसे में अगर दिल्ली में हो सकता है तो फिर कहीं भी हो सकता है। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आप बिजली की बात कर रहे हैं कि बिजली हम सस्ती देंगे, वो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन उत्तराखंड में बिजली उत्पादन की अपार संभावना है। यहाँ बहुत सारी विद्युत परियोजनाओं को बंद किया गया, आपका क्या रुख रहेगा उन परियोजनाओं का? खासतौर उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ बहुत सारी विद्युत परियोजनाएं। देखो, उत्तराखंड में बिजली बनती है और उत्तराखंड में बिजली का पोटेंशियल है। तो जब उत्तराखंड में, दिल्ली में तो बिजली बनती नहीं, दिल्ली को तो सब जगहों से महंगे दाम पे खरीदनी पड़ती है, ट्रांसमिट करके लानी पड़ती है। उत्तराखंड में तो यहीं बन सकती है। उत्तराखंड के लोगों के लिए तो, उत्तराखंड के इंडस्ट्री के लिए, व्यापारी के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए तो, घरों के लिए तो फ्री हो सकती है। और यहाँ सबसे सस्ती बिजली मिल सकती है उत्तराखंड के व्यापारी को। यहाँ तो ट्रांसमिशन कॉस्ट भी नहीं है। जो बंद पड़ी बिजली परियोजनाएं हैं जो बंद कर दी, उन पे क्या रोक है? वो सब एक्सपर्ट्स जानते हैं। देखो, मैं कल भी कह रहा था देहरादून में कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी में ये दावा कर दे कि देखो जी मेरे को तो सब कुछ आता है। राजनीति में, सरकार में बैठने के बाद सबसे बड़ा काम जो दिल्ली में हम लोगों ने किया और देश भर में करना चाहिए सरकारों को, कि जिनको आता है उनको इज्जत से बुलाओ, जिनके पास सॉल्यूशन है, जिनको, जैसे व्यापारी को व्यापार करना आता है, पर्यटन वाले को पर्यटन ठीक करना आता है, पर्यटन के पास, उसके पास ड्रीम है, शिक्षा वाले के लिए शिक्षा के पास ड्रीम है, तो आप उनको इज्जत दो। सरकार का काम है जिसको आता है उसको इज्जत दे। कोई भी नेता आके बैठेगा वो एक ही चीज़ जान रहा होगा, दूसरी चीज़ हो सकता है नहीं जान रहा होगा। तो हाइड्रल में, पावर सेक्टर में क्या क्या करना है, देश में और दुनिया में बहुत टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। बस सरकार उनको इज्जत दे के बुला के काम तो कराए। दिल्ली में हमने वही किया है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की जितनी चीज़ें हुई हैं हमको ही आती थी, लोगों को आती थी, कोई उनको इज्जत से बुलाए तो सही सरकार के पास। बिल्कुल। रोजगार का जो मुद्दा है वो दोनों ही मुद्दे आम आदमी पार्टी ने अपनी प्राथमिकता में रखे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस भी अब इस पे राजनीति करती हुई नजर आ रही है जिस प्रकार से। अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं तो कहता हूं देश की तमाम पार्टियों को इन मुद्दों पे बताना चाहिए और जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां पे बताना चाहिए कि हमने, देखो हमारी वहां सरकार है, हमने ये किया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो बहुत लंबे समय से देश के अलग अलग राज्यों में हैं। मैं हमेशा चुनौती देके कहता हूं, मैंने देहरादून में भी कहा था, भाई बीजेपी की भी सरकार है और कांग्रेस की भी सरकार है। 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए कि लोग प्राइवेट स्कूलों से निकाल के लाने लगे। अभी अखबारों में आपने पढ़ा होगा, एक एक स्कूल से 50-50 बच्चों का नीट में एडमिशन हुआ है। डॉक्टर, मेडिकल बनने जा रहे हैं। धोबी वाले का बच्चा, प्रेस वाले का बच्चा, उत्तराखंड से जो आदमी जाके यहाँ पे उसके बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रही थी, दिल्ली में आज इतनी अच्छी एजुकेशन मिल गई कि उसका बच्चा नीट में जा रहा है। वो भले ही मजदूरी कर रहा है वहाँ पे, भले ही छोटा कोई ऐसा काम कर रहा है, दुकान पे काम कर रहा है, लेकिन वो उसका बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है, इंजीनियर बनने जा रहा है। अगर एक स्कूल से 51 बच्चे 5 साल की मेहनत में निकल सकते हैं सरकारी स्कूल से, तो उत्तराखंड में कांग्रेस या बीजेपी ने इतने साल सरकारों में रही, एक स्कूल तो बता दो, एक स्कूल सरकारी ऐसा किया हो जहाँ के बच्चे इतने बड़ी संख्या में नीट में निकल गए हों, मेडिकल में निकल गए हों। इतने सारे राज्यों में उत्तराखंड से लेके और अलग अलग जगह बीजेपी कांग्रेस की सरकार है। एक जगह तो बता दो जहां आपने बिजली सस्ती की हो, हर जगह महंगी की है। तो मुद्दे उठाएं और मुद्दे उठा के ये भी बताएं कि भाई हमने उस राज्य में सरकार थी, हमने ये करके दिखा दिया। तो कोई खास ब्लूप्रिंट शिक्षा को लेकर? शिक्षा को लेकर तो बहुत संभावनाएं हैं उत्तराखंड में। इसीलिए मैंने कहा कि अगर अंग्रेजों के समय पे उत्तराखंड में ऐसे स्कूल बन सकते थे जहां पूरे देश का हर सक्षम परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देखता था। आप भी जानते हैं, दून स्कूल, शेरपुर, ये सब ऐसे थे, देश के बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचते थे। आज क्या हो गया? आज तो अपनी सरकार है, आज तो उत्तराखंड की अपनी सरकार है, आज तो आज़ाद भारत में हम रह रहे हैं 75 साल से। क्यों नहीं किया गया? दून तो पहले से एजुकेशन हब है इंटरनेशनल। मैं इसीलिए बोला तो आज दून तो अभी भी ठीक है सर। हम पहाड़ की बात कर रहे हैं। तो पहाड़ क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? विजन होना चाहिए। अगर दिल्ली सरकार 5 साल में ऐसे स्कूल खड़े कर सकती है। आप कुछ पूछे सर, ये दल बदल को किस रूप में देखते हैं आप? आजकल भाजपा कांग्रेस, देखो ये दल बदल अस्थायी, आप
मैं तो देहरादून में भी कल भी बोला था, कुछ पत्रकारों ने पूछा था कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है, लेकिन लेड बाय बीजेपी कांग्रेस गवर्नमेंट होती है, लेड बाय कांग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट होती है। तो ये इनका तो रिश्ता आपस में यही है। क्या आप दल बदल वाले जो दल बदलेंगे, दूसरी पार्टी से आएंगे, आप उन्हें नहीं लेंगे? नहीं, दल बदल के ऐसे लेने से क्या फायदा है कि भाई आपके दौरे चुना, जनता ने चुना कांग्रेस के लिए, जाके बीजेपी की सरकार बनवाते हैं, ऐसे लोगों का क्या फायदा है? आपके दौरे को लेकर हरीश रावत जी ने एक बयान दिया था, आपने भी सुना होगा, क्या कहना आप इसके बारे में? नहीं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, वो वृद्ध नेता है, उनका सम्मान। जैसे आपकी सरकार आती है, माना सपोज तो विधवा पेंशन और विधवा पेंशन में जैसे दिल्ली की तरफ से आप कितने देते हैं? हम लोग 2500 करते हैं। 2000, तो आप करेंगे यहाँ पर? बिल्कुल। मेरा पॉइंट आप बोल रहे थे। हाँ, कर्नल साहब, देखो, इसमें पुलिस का एग्ज़ाम निकाला है और उसके बाद में उन्होंने एक आंदोलन के बाद में अपना आम आदमी पार्टी खड़ी करी, और कोई शक नहीं, आम आदमी पार्टी साबित करके दिखा चुकी है दिल्ली में कि इफेक्टिव गवर्नेंस का क्या तरीका होता है। आज मनीष सिसोदिया जी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ में अन्ना हजारे आंदोलन से पहले से जुड़े हुए, और इन्होंने मिलकर के दोनों ने एक रचना करी है, एक पार्टी, एक गवर्नेंस का क्या तरीका है। सर के मॉडल जो हैं, जो साबित हो चुके हैं शिक्षा के, जैसे हम बात कर रहे थे ना, कल हम रुके एक जगह चाय पीने के लिए भवान के पास में, तो वहाँ पे दिल्ली वाले आए, वो आकर के बोलते हैं अरे सर, उन्होंने गाड़ी रोकी और आए, बड़ा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो मेरे को नहीं पता था दिल्ली मॉडल ना वाकई में पूरा क्या है। कहते हैं हम लोग देते थे 4500 रुपये महीना प्राइवेट स्कूल में, और पता नहीं चल रहा था बच्चे का क्या भविष्य हो रहा है। हमारा बच्चा, हमने जब अप्लाई करा सरकारी स्कूल में, तो सिविल स्कूल वाला टीसी नहीं दे रहा था, तो सरकारी कर्मचारी जाता है और टीसी लेकर के आता है। तो मैंने कहा सरकारी स्कूल में कितने पैसे दे रहे हो? कहते हैं 0। तो मेरी समझ में नहीं आया कि सरकारी स्कूल में तो उत्तराखंड में, मतलब जहाँ शिक्षा बिल्कुल ही वो हो रखी है, वहाँ पे भी कुछ तो पैसे देते हैं। फिर ऊपर से कहते हैं किताबें देते हैं, ड्रेस देते हैं 8वीं क्लास तक, और वो बच्चा जो है कोचिंग कराते हैं, वो बच्चा एक प्रोग्रेसिव बनता जा रहा है। तो अगर सर वो शिक्षा के मॉडल को कामयाब करके दिखा चुके हैं, उसके बाद मेरे को तो पहले से पता था, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ना, अगर किसी भी सरकार का स्ट्रांग हो जाए तो अपने आप ही बजट दुगना तिगना हो जाता है। दिल्ली सरकार में $30,000 करोड़ डॉलर भी होगा कभी वैसे, क्योंकि सोच चल रही है दिल्ली सरकार की, 30,000 करोड़ जो बजट था आज से 5 साल पहले, वो हो गया 5 साल प्लस 2 साल, 7 साल में 60,000 करोड़। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर ये वाले विजन है, तो जैसे आपने पूछा कि कर्नल कोठियाल यहाँ से गंगोत्री से लड़ेंगे तो बाकी जगह का क्या होगा? नहीं, कोई गंगोत्री के लिए क्या आपके मन में कोई विशेष चीज जो आप करना चाहते हैं यहाँ पे? आप यहाँ से गंगोत्री तो हमारी कर्म भूमि है। मतलब अगर मैं बोलूँ, मैं वाकई में सिविल समाज में जो पैदा हुआ हूँ फौज के बाद में, वो तो यही NIM में आकर के हुआ हूँ। इसी NIM में आकर के मेरे को समझ में आया कि कैसे केदारनाथ पुनर्निर्माण करा जा सकता है। इसी NIM से मैंने सीखा वाकई में युवाओं को कैसे यूथ फाउंडेशन के जरिए भर्ती करा जा सकता है। यहीं से मैं टीम लेकर के गया था नंदा देवी राजजात यात्रा, आप में से भी कई लोग गए थे मेरे साथ में। यहीं से मैंने जो चीज़ें सीखी उनको समझ के बाद में आया कि खाली गंगोत्री ही नहीं, गंगोत्री तो मेरे को जब सर ने मेरे को मुख्यमंत्री चेहरा बना दिया है और गंगोत्री जगह से मेरे को लड़वा रहे हैं, जहाँ से कहते हैं सरकार बनेगी, तो अजय कोठियाल की जिम्मेवारी तो पता है खाली यही नहीं रह जाती, उसकी तो पूरे उत्तराखंड की रह जाती है, और पूरे उत्तराखंड के लिए करना है। थैंक यू सर।